गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द +2 बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़ एट एन अर्ली स्टेज बाय स्टडिंग मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय स्टडिंग मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके? सच एज प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए विच आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू और अ फ्लूइड। जो एक टिश्यू या फ्लूइड में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए, उनको स्टडी करके हम किसी भी डिजीज़ को उसकी बहुत अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डिज़ीज़ हमें होती है, किसी को भी अगर कोई भी डिज़ीज़ होती है, तो उसकी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसका जल्दी डायग्नोज होना, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डायग्नोसिस जैसे हमें पता है कि उसका अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाना उस डिजीज़ का, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथोजन एंड फिजियोलॉजी। पैथोजन मीन्स disease causing organism and physiology is all the life processes which are occurring in that parasite or pathogen। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम किसी डिजीज़ को उसकी अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लेते हैं और पैथोजन के बिहेवियर को या उसके लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से समझ लेते हैं, तो वो किसी भी पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। अब जैसे हमें कोई भी डिसीज़ होती है, कुछ भी होता है, अगर हमें थोड़ा फीवर भी है या अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, हम जनरली जो हैं हॉस्पिटल्स जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। दे यूज़ सम कन्वेंशनल मेथड्स लाइक ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, यूरिन एनालिसिस। हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं हाँ भी ब्लड टेस्ट कराओ, सीरम टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट करवाओ। लेकिन इन सब टेस्ट से, इन सब कन्वेंशनल मेथड से अर्ली डायग्नोसिस और डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ नॉट पॉसिबल। और हमें किसी डिजीज़ का पता कब चलता है? व्हेन द presence of a pathogen is normally suspected when the pathogen has produced a disease symptom। जब हमको किसी डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं, किसी बीमारी के कोई लक्षण आने नज़र आते हैं, तब जो है हमको लगता है कि हाँ ये वाला पैथोजन जो है या ये वाला डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट या एनीवन पैथोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। बट बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज़ ऑलरेडी वेरी हाई। लेकिन इस टाइम पे पैथोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी हमारे बॉडी में जो है वो डिजीज़ के सिम्टम्स, डिजीज़ के लक्षण जो है वो आने शुरू होते हैं। So we employ or utilize some techniques of biotechnology for early diagnosis of a disease। इसलिए अगर हमने किसी डिजीज़ को उसकी अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस करना है तो हम बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो हमारे पास? सबसे पहली है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हमने 2 वीडियोस पहले बनाई हैं, उसमें हमने पूरा पढ़ा है, उसके टूल्स के बारे में भी पढ़ा है और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ा है, उसके प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ा है। सेकंड टेक्निक हमारे पास आती है पीसीआर। पीसीआर इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और थर्ड जो टेक्निक है दैट इज़ एलिसा। एलिसा इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकेंड जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी वैसे हम पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 1 किया है, उसमें हमने ये पढ़ा है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा भी और डिटेल में देखेंगे। तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक वी कैन डिटेक्ट सम पैथोजेंस इन वेरी लो कंसंट्रेशन इवन विदाउट सिम्टम्स। पीसीआर की टेक्निक को यूज़ करके हम पैथोजन को तब भी डिटेक्ट कर सकते हैं जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, जब वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और इवन तब भी जब उसके वजह से हमारी बॉडी में कोई लक्षण आने शुरू नहीं हुए हैं। ये हम कैसे कर पाते हैं? दिस इज़ डन बाय एम्प्लीफाइंग और मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द पैथोजन। ये हम कैसे करते हैं?
जो हमारे पास पैथोजन है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या आरएनए, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमने पहले भी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पढ़ा है कि इस टेक्निक से हम डीएनए की एक 30 साइकिल्स के बाद अबाउट 1 बिलियन कॉपीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस के पार्ट 1 में किया है सारा। सो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर वी कैन डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स। हम इससे HIV वायरस को, जो सस्पेक्टेड एड्स के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं लेकिन जिनमें अभी पक्का श्योर नहीं है कि वो एड्स के पेशेंट हैं, उनमें हम HIV की क्वांटिटी को, उसके कंसंट्रेशन को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो। और इससे हम पीसीआर की हेल्प से हम म्यूटेशन, जो जीन्स में म्यूटेशंस हुई हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो पीसीआर इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो। इससे हम दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम स्पेशली पढ़ेंगे हाउ टू डिटेक्ट म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस के डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अ सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसे हम SS करके लिखते हैं, DNA और RNA विच इज़ टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ प्रोब। यहाँ पे हम प्रोब बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे तो ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा। यहाँ पे DNA भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है। और अगर हम इसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सच एज नाइट्रोजन 15, वैसे नॉर्मली DNA में नाइट्रोजन N14 प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल N15 के साथ इसको टैग कर दें, नाउ दे स्टार्ट एक्टिंग एज प्रोब्स। इस तरीके से हम इनमें प्रोब्स बना लेते हैं। तो these probes help us to identify different kinds of mutations। इन प्रोब्स की हेल्प से हम अलग अलग तरह के म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज और पेयर टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। अब हमारे पास जो एक सेल्स की कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, वहाँ पे अब इन प्रोब्स को हम डाल देते हैं और इनको हम अलाउ करते हैं कि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ पेयर करें। These probes are now detected using ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से हम इन प्रोब्स को हम डिटेक्ट करते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म। अब वो क्लोन जिसका जीन जो है वो म्यूटेट कर चुका है वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा। कैसे अपीयर नहीं होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये हमारे पास प्रोब है, जो हमने प्रोब ये बनाए थे ब्लू कलर में, दीज आर द प्रोब्स। अब हमने इनको अलाउ किया टू पेयर विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। अब जिस प्रोब के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA मिल जाएगा वो वहाँ पे उसके साथ पेयर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि एक प्रोब जो है वो खाली सिंगल रह गया, उसके पास पेयर करने के लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री DNA नहीं है। तो यहाँ वाला जो वो DNA था दैट हैज़ म्यूटेटेड, इसने जो है वो इसमें म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से ये इस प्रोब के साथ पेयर नहीं कर पाता और इस तरीके से हम म्यूटेटेड जीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज़ बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। म्यूटेट जो हो गया है जीन, मान लो अगर प्रोब में हमारे पास A नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे प्रोब में हमारे पास A नाइट्रोजन बेस है, तो नॉर्मली यहाँ पे T होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से G आ गया, C आ गया या A आ गया, तो ये जो है इसके साथ पेयर नहीं करेगा और ये हमें पता लग जाएगा कि इस यहाँ पे इस बेस पेयर में जो है वो म्यूटेशन हुई है। तो उसके बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड टेक्निक आती है दैट इज़ ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो यहाँ पे इसके जो इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो इसकी टर्म है उसमें इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब क्या है। इम्यूनोसॉर्बेंट इज़ द टेक्निक मेकिंग यूज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय एंटीजेंस।
एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस के बारे में हमने अपने इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ा है। तो वो टेक्निक जो यूज़ करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय एंटीजन, जो इस प्रिंसिपल को यूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। एंड व्हाट इज़ एसे? एसे इज़ द प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। तो ऐसे वो प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम किसी भी एक सैंपल की इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। सो ELISA इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ELISA हमारी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस पे। तो कैसे होता है ये, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो पैथोजन आता है उसके सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुई है, या फिर बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। ये जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो इसकी सरफेस पे ये एंटीजेंस हो गए। इन एंटीजेंस को कम्बैट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे। इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके भी हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन ने एंटर किया है या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुई है। When any pathogen or a foreign particles enters into our body, it has some antigens present on its surface, and in response to these antigens, specific antibodies are produced. यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस होती हैं टू डिस्ट्रॉय दिस एंटीजेंस। सो बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन कैन बी इंश्योर्ड। तो ELISA टेक्निक में हम एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस से या फिर एंटीजेंस की प्रेजेंस से ये पता लगा सकते हैं कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। सो दैट्स हाउ वी डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस बाय यूजिंग ELISA. That's all in this video. Thank you and have a nice day.